नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे विकलांग बालक के बारे में। विकलांग बालक के शिक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे, विकलांग बालक के पहचान कैसे करेंगे, विकलांगता कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानें विकलांग बालक कहते किसे हैं। यह नहीं है कि सिर्फ कोई पैर से विकलांग है तो उसे विकलांग कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज तक आप लोग जानते थे कि विकलांग उसे ही कहते हैं जो लंगड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग शायद हो सकता है कि पूरी जानकारी आप लोग के पास न हो। देखिए, विकलांग जो हम उसे कहते हैं, उन बालक को हम विकलांग बालक बोल सकते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यह सब जितने भी हैं, उसके बाद शिक्षम अधिगम के रूप से, ये जितने भी पिछड़े बालक हैं उन लोग के हम विकलांगता के रूप में बोल सकते हैं। देखिए, तो विकलांगता का परिभाषा क्या हुआ। विकलांगता से यह तात्पर्य है कि जो बालक मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि से वह दोष ग्रसित है तो उसे हम विकलांग बालक बोल सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मान के चलिए कोई लड़का हकला रहा है, वह सही से बोल नहीं पा रहा है, वो भी एक प्रकार के विकलांग बालक ही है। यदि कोई लड़का मान के चलिए कि वह सही से पढ़ नहीं पा रहा है, वो भी यह विकलांगता के दोष में ही आएगा। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब पढ़ाएंगे, इसी पाठ में सब है। और इस लेसन से कम 2 नंबर एकदम फिक्स है, हर साल सीटेट में आता ही आता है। 2 से 3 नंबर, यहाँ तक कि 4 नंबर हो जाएंगे, लेकिन 2 से कम नंबर नहीं होगा। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम देखते हैं, कुछ वैज्ञानिक भी हैं, अपना मत रखे हैं। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार, देखिए क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक का नाम है। देखिए इन्होंने क्या बताया है, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने बताया है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से क्या करता है, रोकता है या उसे वंचित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विकलांग बालक कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक वैज्ञानिक और हैं जो डीजी फोर्ट हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि जब शारीरिक दोषों के कारण बच्चा अपने अंदर कुछ कठिनाई उत्पन्न करता है और वह सामाजिक संस्कृति को स्वीकृत नहीं कर पाता है, उसे भी हम क्या कहेंगे, विकलांगता बालक बोलेंगे। आशा करता हूँ कि इसको भी आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब आइए देखिए, हम शारीरिक रूप से विकलांग बालक को कैसे पहचानेंगे। देखिए, जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उसे कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यह जानिए, यदि बालकों के अध्ययन एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण यदि शरीर है तो उसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक रूप से विकलांगित बालक। यानी शरीर के कारण, मान के चलिए कोई लड़का ऐसा है जिसका एक अंग अपाहिज है। क्या है, एक अंग अपाहिज है, एक या एक से अधिक अंग क्या है, अपाहिज है।
तो उसे शारीरिक रूप से विकलांगता बालक कहेंगे। जैसे आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग या तो बीएड में पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, तो आप लोग उसमें देखते हैं कि कुछ बालक ऐसे हैं जिनमें दृष्टि दोष है, कुछ बालक ऐसे हैं जिनका श्रवण शक्ति कमज़ोर है, कुछ बालक ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ बालक ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं। तो इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ यदि दोष है तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है। कुछ बालक ऐसे भी हैं जो लिख नहीं पाते हैं, जिनका हाथ नहीं काम करता है, कुछ बालक ऐसे हैं जो लंगड़े होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका सिर टेढ़ा होता है। तो ये सब क्या हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं। आइए हम देखते हैं इसमें जो पहला हेडिंग है, यह हेडिंग है अंग संचारण से युक्त छात्र, यानी कि डिफेक्टिव स्टूडेंट इन फिजिकल मूवमेंट। देखिए, अंग संचालन दोषी से संबंधित ऐसे हैं जिनके मांसपेशियों में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। जैसे हम मान के चलें किसी बालक का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, मतलब नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, आँख नहीं काम कर रहा है, आँख से देख नहीं पा रहा है, कान से सुन नहीं पा रहा है, अब उसका गर्दन सीधा नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, अंग संचालित यह दोषयुक्त छात्र हैं। देखिए, दृष्टि दोषयुक्त छात्र यानी कि आईसाइट डिफेक्टिव स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ बालक ऐसे हैं जो साफ ही नहीं देख पाते हैं। तो यदि उनको शिक्षा हमको देना रहेगा, मान के चलिए कोई विकलांग बालक है, ठीक है ना, आँख से देख नहीं पा रहा है, कोई बालक ऐसा है जो आँख से, देखिए, जो आँख से क्या कर रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम आगे बैठाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, आगे बैठाएंगे। जो बालक आँख से नहीं देख पा रहा है, अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसको आगे बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, उसको आगे बैठाएंगे। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो साफ ही नहीं देख पाते हैं, तो उसे ब्रेल लिपि दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ब्रेल लिपि दिया जाता है। ब्रेल लिपि जो लकड़ी का लिखावट होता है उसको इस तरह टो करके वो पढ़ लेता है, तो उसे ब्रेल लिपि के अनुसार हम पढ़ाएंगे। तो जो दृष्टिहीन बालक हैं, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे दृष्टि दोषयुक्त छात्र कहते हैं। आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं श्रवण एवं वाणी दोषयुक्त छात्र। देखिए, श्रवण एवं वाणी दोषयुक्त छात्र क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, देखिए, श्रवण पहले हम देखते हैं किसमें, श्रवण में। श्रवण दोष क्या है, श्रवण दोष। इसमें देखिए, बालक को कम सुनाई देता है, बालक को कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या हो सकता है कि सुनाई ही न दे, या हो सकता है कि सुनाई ही न दे। तो ऐसे बालक जिसको क्या होता है, सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है, तो हम ऐसे बालक को क्या कहते हैं, श्रवण युक्त बालक कहते हैं। अब देखिए,
कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनको सुनाई भी नहीं देता है और बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको न तो सुनाई देगा, न तो सुनाई देगा, न ही दिखाई देगा, न सुनाई देगा न दिखाई देगा। ऐसे बालक को श्रवण एवं वाणी दोष युक्त, न सुनाई देगा नहीं दिखाई नहीं सॉरी न सुनाई देगा न बोल पाएंगे, गूंगा रहेंगे। देखिए इसमें दिखाई दे बोल दिए हैं, न सुनाई देगा न दिखाई देगा न बोल पाएंगे। तो यह सब जितने भी ये दोष होता है यह तीनों इसी में आ जाता है। अब देखिए इनके होने का कारण, कभी कभी बालक में कई कारण हो सकते हैं सुनाई न देने का। कान की बनावट में दोष, जैसे पीके, आप लोग मूवी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? पीके में जो आमिर खान रहता है उसका देखिए कान का बनावट कैसे है। बहुत सारे ऐसे बालक मिलेंगे कि उनका एक कान बहुत छोटा रहता है, एकदम बहुत छोटा रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके कान मुड़े होते हैं, तो उससे भी कभी कभी कम सुनाई देता है। देखिए उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का कान बहता रहता है। जब हमेशा बहेगा तो उसके कारण भी हो सकता है कि उसको कम सुनाई दे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके कानों में बहुत दर्द होता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो बहरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि जो बालक है उनका कान खुजला रहा है, उसके कारण भी बच्चों को सुनाई कम देता है। बोलते समय वाणी में कठिनाई का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कम सुनाई देगा, वो बोल भी नहीं पाएंगे, कठिनाई होगा। मान के चलिए जब वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या? जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या? तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सुनने और बोलने दोनों में कठिनाई देता है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बालक के आ जाते हैं। देखिए ये तो शारीरिक रूप हो गया। अब आइए हम देखते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान। ये तो शारीरिक रूप से हमने कर लिया। शारीरिक रूप से हमने क्या क्या किया एक बार और देख लेते हैं। अंग संचालित दोषयुक्त छात्र होते हैं, दृष्टि दोषयुक्त छात्र होते हैं, श्रवण एवं वाणी दोषयुक्त छात्र होते हैं। तो यह सब शारीरिक रूप से हो गए। अब देखिए मानसिक रूप से, देखिए मानसिक रूप से जो हैं, मानसिक रूप से देखिए मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए मानसिक रूप से बालक कुछ ऐसे होते हैं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम आसान चीज़ बता रहे हैं फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप बुलाए तो क्या बार कहेगा आ, 5 बार बुला, एक बार कहेगा आ, यानी कि उसका ध्यान वहाँ नहीं रहेगा, वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। 10 बार बुलाते रहे वो अपने आप में सोचता रहे, तो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक है ना। और इन बालकों का देखिए जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं उसे शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बहुत नीचे होता है। उन लोग का क्या होता है? जो शैक्षिक ठीक ना, या देखिए क्या बोलते हैं, शैक्षिक उपलब्धि का स्तर जो होता है वह नीचे होता है, नीचे होता है। कैसा होता है? नीचे होता है या निम्न होता है। ठीक है, नीचे होता है या निम्न होता है। उसके बाद उनके अंदर भूलने की क्षमता ज़्यादा होती है। वह सब कोई भी
विषय याद नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, यानी कि वह बहुत भूल जाते हैं, करते तो हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। उन लोग का ध्यान जो होता है एकाग्र नहीं होता है। क्या है? ध्यान एकाग्र नहीं होता है, ध्यान एकाग्र नहीं होता, एक ही पे लिखा गया, ठीक है ना। उन लोग का ध्यान क्या होता है? एकाग्र नहीं होता है। वह ज़्यादातर असफल होने का भयग्रस्त करते हैं। उसके बाद देखिए, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है ना, वो कोई भी काम करने जाएगा तो ये यह सोचेगा हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उनके अंदर फेल होने का भय बना रहता है। फेल होने का क्या रहता है? भय बना रहता है कि हम फेल होंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। यह सब उनके अंदर हमेशा भय बना रहता है। उसके बाद वे बालक ज़्यादातर तनाव महसूस करते हैं, तनाव महसूस, ठीक है ना। तनाव महसूस, लेकिन महसूस हो गया, लेकिन महसूस करते हैं। वे सब बालक ज़्यादा क्या करते हैं? तनाव महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसे बालक क्या करते हैं? ज़्यादातर तनाव महसूस करते हैं। उसके बाद इन लोग का जो आत्म क्षमता रहता है वह हमेशा डर बना रहता है, कोई भी काम करने जा रहे हैं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मानसिक रूप से जो जितने भी विकलांग बालक होते हैं उनके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। अब देखिए विकलांग बालक की आगे, हाँ, विकलांग बालकों की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, यानी कि विकलांग बालकों की जो समस्या है वह क्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो विकलांग बालक होते हैं सबसे बड़ी उन लोग का समस्या यही है कि वह शैक्षिक में पीछे हो जाते हैं। मान के चलिए कोई लड़का है, उसका दिमाग बहुत तेज है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी पीछे होते हैं। किसी का हाथ तो कटा हुआ है, बामा हाथ कटा है, दाहिने हाथ से लिख रहा है, विकलांग बालक है, उसके पास दिमाग में बहुत तेज है, नंबर मान लीजिए 50 का है, 50 ला दिया, लेकिन कहीं खेल हुआ उसमें वह पीछे रह जाएगा। तो यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं उन लोग का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाता है विकलांगता के कारण, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। शारीरिक मतलब उनके चारों तरफ का विकास नहीं हो पाता है, कोई ना कोई कमी रह जाता है। इसके लिए हम लोगों को बालक पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका जो ध्यान है वह किस पे लगाएं कि वो बालक उस समस्या से, तनाव से हट जाए। सबसे बड़ी कठिनाई उन लोग के अपने जीवन काल में ये भी होता है, कभी कभी लोगों के बीच में उन लोग को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, न लोगों को करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे कोई दुष्ट बालक या इंसान होते भी हैं, उन लोग को मजाक उड़ा देते हैं। तो इनसे भी उन लोग के अंदर क्या होता है? कठिनाई होता है। उन लोग के अंदर क्या होता है? कठिनाई होता है। उसके बाद
दोषपूर्ण, मान लीजिए कोई बालक है जिसके अंदर बोलने की क्षमता कम है, अपने बातों के कहीं रख नहीं पाता है, उस पे उसका हक होता है, लेकिन वह अपने बातों के नहीं रख पाता है, जिससे चलते वह बालक पीछे हो जाता है। ठीक है, तो तमाम सारे कठिनाइयां हैं जो आप लोग उसको देख करके समझ करके जान सकते हैं कि जो विकलांग बालक हैं उनके अंदर कठिनाई कितना है। देखिए, विकलांग जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आइए थोड़ा से हम लोग विचार करते हैं। देखिए, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रबेड चिल्ड्रेन, यानी कि जितने भी विकलांग बालक हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को हमको कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा से बात कर लें। तो यह तो आप लोग पढ़ाए होंगे या बीएड में पढ़े होंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बालक देखिए, आइए चलिए आज यह कलर लेते हैं। बालक जिस क्षेत्र में पिछड़ा या विकलांग है, उसके ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, यानी कि उसके ज़रूरतों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। मान के चलिए कोई बालक है, उसको कम सुनाई दे रहा है, तो हम उसको क्या करें, आगे बिठाएं, तभी ना वो सुन पाएगा। कुछ बालक ऐसे हैं जिसको धुंधला दिखाई दे रहा है, उसको क्या करें, आगे बिठाएं। कुछ बालक ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनको व्हील चेयर दें और उस रास्ते से उनको हम अधिक से अधिक व्यवस्था करें कि वो बालक नीचे ही बैठे, छत पे न बैठें। कुछ बालक ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, कम सुनते हैं, उनको ज़्यादातर लिखित काम दें, उनको अच्छी व्यवस्था करें। तो जितने भी विकलांग होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए कि किस प्रकार के विकलांग हैं और उसका व्यवस्था कैसा किया जाए जिससे वह बालक आसानी से कोई भी चीज़ को ग्रहण कर सके। अब आइए अगला देखते हैं। अगला दिया है, देखिए यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, यह क्या बीमारी है, इससे क्या नहीं कर पाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, आइए हम इसे जानते हैं। भाषा एवं संप्रेरण अधिगम आवश्यकताओं को अफेजिया कहते हैं। भाषा एवं संप्रेरण अधिगम, देखिए
भाषा एवं भाषा एवं संप्रेषण अधिगम, भाषा एवं संप्रेषण देखिए अधिगम, ठीक है ना। क्या है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम को हम क्या कहते हैं? अधिगम में कमजोर या कमजोरी को अफेजिया कहते हैं। अभी इसको हम समझा रहे हैं, कहते हैं। देखिए, भाषण एवं यानी कि इससे जो पीड़ित छात्र होता है वह मौखिक रूप से सीख नहीं पाता है। क्या करता है? वह मौखिक रूप से सीखने में क्या करता है? कठिनाई प्रदान करता है। इस विकार को हम क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। यानी कि हम उसको कोई चीज़ दिए और वो सही से याद नहीं कर पा रहा है। उसके भाषा के रूप में मतलब वो जो उसका मौखिक बात है वो आपके सामने हम यहाँ पे बताए कि जाओ कह दो कि फलाने बुलाया है, वो जा कर के भूल गया किसको कहना है। तो उसका भाषा जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। यानी कि उसको भाषा एवं संप्रेषण की जहाँ पे कमियाँ आ गई वहाँ पे अफेजिया कहलाता है। वहाँ पे क्या कहलाएगा? अफेजिया कहलाएगा। अब आइए हम देखते हैं अलेक्सिया को। क्या देखेंगे? अलेक्सिया देखेंगे। देखिए, अलेक्सिया जो है यह मस्तिष्क में कमी होने के कारण होता है। जो अलेक्सिया है यह मस्तिष्क में कमी होने के कारण यह होता है। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें जो बालक होता है उसके अंदर अंधता ज़्यादा होता है, वो पढ़ नहीं पाता है सही से, उसको दिखाई नहीं देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अलेक्सिया कहते हैं, यानी सही से दिखाई न देना। देखिए, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया में जो बालक होता है पठन विकार होता है। इसमें क्या होता है? डिसलेक्सिया में इसमें पठन विकार होता है। इसमें क्या होता है? पठन विकार होता है, विकार होता है। इसमें क्या होता है? पठन विकार होता है। जैसे बी और डी में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बी और डी में क्या अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ सा लिखा है, सा और वाज, यह दोनों में उसको पढ़ने में एक जैसा लगेगा, उसको वो कठिनाई महसूस करेगा। सा हो गया, वाज हो गया, उसको एक जैसा लगेगा, पढ़ने में क्या करेगा? कठिनाई महसूस करेगा। जैसे आपका हो गया कि सा हो गया, वाह हो गया, उसके बाद रा हो गया और वार हो गया। यह दोनों में उसको कोई कठिनाई, मतलब दोनों को पढ़ने में क्या होगा? पहचानने में कठिनाई होगा। इसी में डिसलेक्सिया होता है। यानी कि इसमें बालक का वह विकार है जिसमें पठन कौशल का विकार क्या होता है या पठन कौशल में कमज़ोर होता है। जैसे बी और डी को पहचान नहीं पा रहा है, सा और वाज में उसको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, रा और वार में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक कहलाते हैं।
आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अप्रेक्सिया क्या होता है। अप्रेक्सिया जो होता है यह मांसपेशिक रूप में, इसका जो मांसपेशियां आपके होती हैं बच्चे के मांसपेशियां में, इसमें मांसपेशियां में कठिनाई होती है। मांसपेशियां में कठिनाई होती है। इसमें क्या होती है, मांसपेशियां में कठिनाई होती है। जैसे इसमें बालक चल नहीं पाता है, बालक सही से चल नहीं पाता है। इसमें क्या होता है, बालक सही से चल नहीं पाता है। उसके बाद जब सही से चल नहीं पाएगा, ये बताइए, जब मांसपेशिया के अंदर जब उसमें कमी होगी तो चल नहीं पाएगा, सही से बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। ये सब इसमें कमियां पाई जाती हैं, क्या है, अप्रेक्सिया में। अब डिस्ग्राफिया देखिए, डिस्ग्राफिया क्या होता है। देखिए डिस्ग्राफिया यानी कि डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ। देखिए जो डिस्ग्राफिया है इसमें बालक को लिखने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया में देखिए क्या है, डिस्ग्राफिया, ये गलत लिखा गया है, देखिए जो डिस्ग्राफिया है यह गलत लिखा गया, डिस्ग्राफिया हो गया, लेकिन डिस्ग्राफिया है, इसमें लिखने की कमी होता है। इसमें क्या होता है, लिखने में कठिनाई होता है, लिखने में कठिनाई, चलिए कलर बदल देते हैं, लिखने में कठिनाई होता है। इसमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया में लिखने में कठिनाई होता है। डिस्कैलकुलिया, देखिए डिस्कैलकुलिया वैसे लग रहा है गणना से, क्या लग रहा है, गणना से, तो ये वैसे लग रहा है, तो यानी कि डिस्कैलकुलिया इसमें गणना में कठिनाई होता है। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, गणना में कठिनाई होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए तो यह जो जितने भी विकार हैं, कम से कम इसमें से हर साल 2 से 3 नंबर का आता है। इस लेसन से हर साल 2 से 3 नंबर का आता है। अब आइए आगे भी देख लिया जाता है कि आगे है। हाँ देखिए अभी आगे है, क्या है, डिस्थीमिया है। देखिए डिस्थीमिया में क्या होता है कि जो बालक होता है, डिस्थीमिया में बालक तनाव महसूस करता है, तनाव महसूस करता है। यानी कि इसमें क्या करता है, तनाव महसूस करता है, इसमें
तनाव महसूस करता है। उसके बाद तनाव के साथ साथ अपने बातों को भी कहीं नहीं रख पाता है। देखिए इसमें अपने बातों को कहीं रख नहीं पाता है, यानी कि इसमें अपनी बातों को भी कहीं नहीं रख पाता है। किसमें? डिस्थीमिया में। ये अपने बातों को भी कहीं रख नहीं पाता है और इसमें तनाव महसूस होता है। यह पूछ देगा कि किस कमी के कारण तनाव महसूस करता है, तो डिस्थीमिया के कमी के कारण तनाव महसूस करता है। उस विकार को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिस्मोर्फिया क्या होता है? क्या है डिस्मोर्फिया? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डिस्मोर्फिया में, देखिए इसमें जो बालक होता है उनके अंदर भ्रम बना रहता है। क्या बना रहता है? उसके अंदर भ्रम बना रहता है और इसमें इसमें जो होता है भ्रम, इसमें भ्रम बना रहता है, ठीक ना। इसमें क्या बना रहता है? भ्रम बना रहता है और उसको लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग छोटा है। उसको लगता है हमारे शरीर का अंग छोटा है। उसमें क्या बना रहता है? भ्रम बना रहता है। इसी के साथ यह जितने भी विकार हैं ये खत्म हो गए। अब आइए हम देखते हैं अधिगम कमजोर वाले बालक को पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए अधिगम सशक्त वाले छात्रों की पहचान। इसमें पहचानने की सबसे बड़ा जो नियम है उसमें यह देखते हैं कि हम छात्र उचित समय से पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए इसमें देखिए अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान। तो इसमें पहचान कैसे करेंगे ये बताइए। जब उसके अंदर कमी है, यह है जब कमी है तो वह बालक पढ़ने में कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? ये बताइए। पढ़ने में कमज़ोर एकदम होगा। वह बालक क्या होगा? पढ़ने में कमज़ोर होगा। उसके बाद अपनी बातों को कहीं रख नहीं पाएगा। अपनी बात रख नहीं पाएगा। वो अपनी बात भी नहीं रख पाएगा कहीं पे। उसके बाद मान के चलिए वो अपनी बात भी कहीं नहीं रख पाएगा। उसके बाद उसके अंदर क्या कमी है कि वो अपने से ज़्यादा कम उम्र के बच्चों के साथ रहेगा। वह
इस तरह लिख सकते हैं, वह बालक सामान्य बालक के अपेक्षा नहीं रहेगा। वह सामान्य बालक की अपेक्षा नहीं रहेगा। ये बताइए, जब वो सामान्य बालक की अपेक्षा रहेगा तो उसमें कमी ही कहाँ रह गया, तो उसमें कमी कहाँ रह गया, तो वो सामान्य बालक की अपेक्षा नहीं रह पाएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं, अधिगम सशक्त वाले छात्रों की हम शिक्षा कैसे देंगे। देखिए, उस छात्रों को शिक्षा देने के लिए हम क्या करेंगे, उचित व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे, उचित व्यवस्था करेंगे। उचित व्यवस्था करने का मतलब यह है कि जो बालक जिस लायक रहेगा, जिसमें जिस चीज़ का कमी रहेगा उसका हम क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उचित व्यवस्था करेंगे। ठीक है। जैसे मान के चलिए यदि कोई बालक को कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है तो आगे बैठाएंगे। ठीक है ना। यानी कि उस छात्रों की इसके कमी के अनुसार हम क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। अब आइए अगला हेडिंग देख लेते हैं। देखिए, संपूर्ण और अर्ध अंध बालकों की शिक्षा। यानी कि जो बालक अंधा हैं, कुछ बालक ऐसे हैं जिनको साफ नहीं दिखाई देता है, कुछ बालक ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। यदि जिनका साफे नहीं दिखाई देता है उनको तो हम ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाएंगे। जिनको साफ ही दिखाई नहीं देगा उनको क्या करेंगे, ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाएंगे। लेकिन यदि कुछ बालक ऐसे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है तो हम देखेंगे कि उनके अंदर किस प्रकार की लेंस की कमी है, वह लेंस लगवाएंगे। यदि उससे भी नहीं ठीक होता, हल्का फुल्का दिखाई देता है तो आगे बैठाएंगे। और जिसको साफ ही नहीं दिखाई देता है उसे ब्रेल लिपि के पाठ्यक्रम के द्वारा ही उसे हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उनकी शिक्षा व्यवस्था अलग कर देंगे। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संपूर्ण और असंपूर्ण बाहरे बालकों की शिक्षा। देखिए, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो एकदम बाहरे होते हैं, ठीक है ना। तो बाहरे बालकों के लिए एक विशेष स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। मानी चलिए जो एकदम बाहरा बालक है, हम लोगों में वह कहाँ पढ़ पाएगा, तो उनके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, विशेष स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिनमें उन स्कूलों में विशेष प्रकार के मतलब वैसे बालकों की शिक्षा देने की व्यवस्था हो। और उसके बाद जो कम बाहरे लोग हैं उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो अलग से उसी में बैठ करके पढ़ सकते हैं, या उनको मशीन लगा देंगे या आगे बैठा देंगे, बच्चों से हमेशा बातचीत करते रहें जिससे वो पढ़ लेंगे। लेकिन जिनको साफ ही सुनाई नहीं देता है उनको हम क्या करेंगे, अलग कक्षा की व्यवस्था करेंगे। अब देखिए, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं। हकलाने वाले
या दोषपूर्ण वाली वाणी की व्यवस्था। देखिए, जो बालक हकलाते हैं या तुलतुलाते हैं वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और उनका जो आवाज़ होता है वो मोटा निकलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सही से बोल नहीं पाते हैं और उनकी बोली जो है स्पष्ट नहीं निकलता है। तो इस प्रकार के छात्रों को हमको क्या करना चाहिए, जो भावनाएं हैं, आत्मविश्वास की कमी है, संवेगात्मा है और स्थिरता है आदि जब उत्पन्न होता है तो उसके साथ हमको सहानुभूति व्यवहार दर्शाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कोई बालक है, हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, अब आप लोग जब सीटेट निकल जाएगा और कोई टीचर बन जाते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे। जब आप लोग या हम पढ़ाते हैं, कोई बालक से हमने सवाल पूछा, वो सही से बोल नहीं पा रहा है, हकला रहा है, तो यह नहीं है कि हम उसको पीटने लगें। हम उसके साथ सहानुभूति दिखाएं और उसके बातों को समझने की कोशिश करें और उसको कई बार कहें कि बेटा एक ही चीज़ बार बार कहोगे तो हो सकता है कि सुधार हो जाए। और अक्षर को तोड़ तोड़ करके, जैसे हकला रहा है तो अक्षर को तोड़ तोड़ करके बुलवाएं, जिससे वह लड़का दुखी भी नहीं होगा और वह सीख भी जाएगा और मान लीजिए कि शिक्षा उसका भी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसे बालक के साथ सहानुभूति दिखाना चाहिए। उसके बाद मानसिक रूप से पिछड़े बालक, देखिए जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनको विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए और उनके माता पिता को भी उनकी समस्याओं को अवगत कराएं और उसमें सहयोग करें और उसको आगे बढ़ने में प्रेरित करना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। जैसे मान के चलिए कोई बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको अलग से शिक्षा व्यवस्था दें, मानसिक रूप से वह धीरे धीरे वृद्धि हो सकता है। तो यह जो आज का लेसन है विकलांगता तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, यह समाप्त हुआ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में इसका कम से कम 30, 32, 35 प्रश्न करा देंगे, जिससे आप लोग के इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।